नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। वैश्विक महामारी काल में सरकार देश की जनता को आर्थिक और मानसिक राहत देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। फिर चाहे आर्थिक पैकेज हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, जो कि केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, इसके बारे में हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक लगभग पूरी जानकारी पहुंचाते रहते हैं। कैसे ये सरकार की नीतियां और योजनाएं देश को इस मुश्किल घड़ी में हौसला देंगी, कैसे काम करेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान, इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सत्येंद्र परमार जी, जिलाध्यक्ष चरखी दादरी, और इन्हीं के साथ इस चर्चा में आज हमारे साथ भाग लेंगे डॉक्टर विजय सांगवान। आप रिटायर्ड कृषि अधिकारी हैं और समाज सेवा भी करते हैं। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। सत्येंद्र परमार जी, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत ही बहुआयामी कह लिए महत्वपूर्ण ये जो अभियान है आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच रही है कि जैसे कि हमारी पार्टी के विचारधारा के प्रोधा हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका एक चिंतन था राष्ट्र के प्रति। अंत्योदय एक योजना उन्होंने चालू की थी अपने कार्यकाल में, और उनका एक उद्देश्य था, एक विचार था कि जो अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, वहाँ तक सरकार की योजना पहुँचनी चाहिए जी। उस व्यक्ति का भी जो विकास की योजनाएं हैं, जो देश के अंतिम व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वही पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी सपना यही है। उस सपने को ही, उस विचारधारा को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं कि देश की जो अंतिम व्यक्ति है, देश का गरीब व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उस तक सरकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जी। और उनका ये सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने। जैसे कि पहले गांधी जी का भी सपना यही रहा और मोदी जी का भी सपना यही है। वो गांधी जी के सपने को ही साकार कर रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ही सपने को साकार कर रहे हैं, उसको ही आगे बढ़ा रहे हो, उस विचार को ही आगे बढ़ा रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी कि देश आत्मनिर्भर बने। और वो कैसे बने कि जैसे पहले गांव में छोटी छोटी मतलब सुविधाओं के लिए प्रत्येक गांव में छोटी छोटी यूनिटें होती थी, और वो सारी गांव के लोगों की ज़रूरत की मूलभूत सुविधाएं थे वो पूरी करते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा आगे, और वो सभी जो ग्रामीण विकास की जो छोटी छोटी उद्योग इकाइयाँ थी वो बंद होने के कगार पर गई, और सारा जो उनके ऊपर कब्जा था, वो जो बड़े जो उद्योग का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, उन्होंने उसका स्थान ले लिया। और ग्रामीण विकास के जो उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। लेकिन जब से देश के अंदर मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने एक सपना लिया कि क्यों न देश को वापस आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इन्हीं छोटी छोटी यूनिटों का जो आपने जिक्र किया, यूनिट्स थी छोटी छोटी, अलग अलग काम बटे हुए थे, तो वो सरकार चाहती है, सरकार का ये सपना है कि इन छोटे छोटों को ही उद्योगों के रूप में स्थापित किया जाए, कारीगरों को जी। तो सर, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है जिलाध्यक्ष की, इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी, थोड़ा सा एक व्यक्तिगत सवाल है सर, कि आप कैसे प्रभावित हुए राजनीति में जाने के लिए? कैसे आपका विचार बना कि राजनीति में रहकर मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना? हर आदमी का कोई ना कोई मोटिव होता है सर, आपका मोटिव जानना चाहेंगे। जी, मैं छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के,
वो राष्ट्रीय स्तर के, उनके साथ ही कॉलेज में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें काम करते थे। और वो राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे, प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी रहे, मैं भी प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी रहा और कॉलेज स्तर पर पदाधिकारी रहा। गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में शिक्षा ग्रहण की, फिर और वेस्ट कॉलेज रोहतक में मैंने शिक्षा ग्रहण की। दोनों कॉलेज में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यानी कि ABVP जिसको हम बोलते हैं, उसका पदाधिकारी रहा, काम किया विद्यार्थी परिषद में माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में। वहाँ से एक राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना, छात्र जीवन में काम करते करते, विद्यार्थी परिषद में काम करते करते राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, किसी ने तो सर प्रभावित किया होगा, किसी के व्यक्तित्व उस टाइम का जो व्यक्तित्व था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जो विचार था और जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो विचार परिवार है, संघ जिसे कहते हैं RSS, वो जो विचार परिवार है उससे प्रभावित होके और राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी से, उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री से, उनके विचारों से प्रभावित होकर और वर्तमान में ऐसे ऊर्जावान, मैं भारत के ही नहीं पूरे विश्व के जो महान नेता है, विश्व संत कहूँगा मैं तो, राष्ट्र संत भी नहीं बल्कि मैं अपना व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वो पूरे विश्व के संत हैं। ऐसा कोई कर्मयोगी ही, विश्व संत ही, ऐसी प्रतिभावान, ऊर्जावान जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो कोई महापुरुष ही व्यक्ति जो वर्तमान में जो निर्णय किए देश को आगे बढ़ाने के, जो फैसले लिए, वो कोई राष्ट्र पुरुष ही कर सकता है, आम आदमी की बस की बात नहीं। जी चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, विचारधारों से ही प्रभावित होके मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने का काम किया। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं उनको आगे ले जाएंगे और पूरा करने में भरपूर प्रयास करेंगे। डॉक्टर विजय सांगवान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थिक विकास, ग्रामीण आर्थिक विकास की बात करूंगी मैं सर, कि ग्रामीण आर्थिक विकास पर ही आधारित है देश का सर्वांगीण विकास। आप कृषि अधिकारी भी रहे हैं, सरकार चाहती है कि देश का किसान समृद्ध हो, तभी जो है ग्रामीण विकास भी होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा क्लियर, कि जब तक हमारे कृषि प्रधान देश होने के नाते जब तक कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और गांवों की उन्नति बहुत बड़ी बात है। और ये बात आज हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस दिशा में प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से किसान की आमदनी को दुगना किया जाए, तिगुना किया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि जो हिंदुस्तान की रीढ़ है किसान, उसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाकर और हम इसके रीढ़ को हम जिंदा रख सकें और इसको पूरा सशक्त बना सकें, ताकि हमारे देश की जो GDP है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। छोटे कुटीर उद्योग लगा लीजिए आप, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा लीजिए आप, जितना भी रॉ मटेरियल है जिसका कच्चा माल बोलते हैं, वो तकरीबन हमारी कृषि से जो है ना वो जुड़ा हुआ है और वो सप्लाई वो सारे की सारी कृषि के से उस माध्यम से होती है। तो मेरा पर्सनल मानना भी यही है। और चूँकि मैं कृषि अधिकारी के रूप में, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट के रूप में मैंने जो है ना अपनी सेवाएं की हैं, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो सामाजिकता में उसमें अपना काम करते रहते हैं जो भी हमारे काबू का है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो परंपरागत खेती है, उस परंपरागत खेती को हटके अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उस खेती का, जैसे हमने धान का है, गेहूं का है, इसका विविधीकरण की जरूरत है। विविधीकरण आप कह सकते हैं, विद एप्रोप्रिएट वर्ड है विविधीकरण। ये अगर हम करते हैं तो किसान की आय बढ़ती है, किसान को मूल्य अच्छा मिलता है और उसकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत कम है और वो जो है इनकम जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है ना बहुत अच्छी शुरुआत जो है ना प्रधानमंत्री ने की है और किसानों को इसका आमदनी को दुगना करने के लिए प्रयास किए गए, अभी चल रहे हैं।
सत्येंद्र परमार जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जो है सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, अच्छा काम सरकार कर रही है किसानों के लिए। अगर मैं सरकारी योजनाएं की बात करूं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सरकार ने शुरुआत से ही लोगों को, आम आदमी, आप बिल्कुल पीछे की पंक्ति के में खड़े आदमी की आप बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति को बैंकिंग से जोड़ने की शुरुआत की, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो जनधन योजना हो जी। इसके अलावा भी महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास जो है, सरकारी योजनाओं की तो हम क्या बात करें सर, अब हर आदमी तक लगभग उन योजनाओं की जानकारी है। आप क्या कहेंगे कि इन सब के पीछे, इस तरह मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतनी योजनाएं एक साथ जन कल्याण के लिए आई होंगी। जी, ऐसा ये पहली बार हुआ। इस कोरोना जैसी महामारी में देश के हमारे युग पुरुष कहूँ, युग दृष्टा कहूँ, यशस्वी कहूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज जो घोषणा की थी, वो विश्व में किसी देश के प्रधानमंत्री ने कहीं भी नहीं, किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं की अपनी देश की जनता के लिए जी। जो आर्थिक पैकेज था, उसमें देश का जो मैं चर्चा कर रहा था कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति है उससे लेकर और जो ऊंचे पायदान पे है, बड़े से बड़ा उद्योगपति से लेकर और छोटे से छोटे व्यक्ति तक, ये आर्थिक पैकेज का जो राहत है वो पहुंचाने का काम इस पैकेज के अंदर किया गया है। उसमें कृषि क्षेत्र भी है, उद्योग क्षेत्र भी है, कुटीर क्षेत्र भी है और ग्रामीण विकास का भी है। हर योजना, हर ये पूरा इस पैकेज के अंदर दिया गया है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को इसके अंदर समावेश किया गया है कि इस महामारी के अंदर, इस कोरोना काल की महामारी के दौर के अंदर जो उद्योग में नुकसान हुआ या कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ, देश के किसानों को जो नुकसान हुआ, देश के मजदूर को जो नुकसान हुआ, देश के आम आदमी को जो घाटा उठाना पड़ा इस बीमारी की वजह से, ये पैकेज में के सभी वर्गों को समावेश करके इस पैकेज की घोषणा की गई और ये सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे छोटा उद्योग है, बड़ा है, कृषि का है, कोई भी है। तो ऐसा पैकेज पहली बार भारत के ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की अपनी देश की जनता के लिए। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपने अभी आर्थिक पैकेज की बात की कि हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आपके ऊपर भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है सर। आर्थिक पैकेज को या आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करेंगे? जिन उद्देश्यों को लेकर आप राजनीति में आए थे उनको मुझे लगता है साकार करने का समय आ गया सर, तो कैसे आप अपनी सेवाएं देंगे? मैं मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी जिला चरखी दादरी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा पहले तो। दूसरे, मैं आत्मनिर्भर भारत, अब 17 तारीख मोदी जी का 17वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री जी का, तो वो पार्टी और सरकार 17 से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में ये मना रही है पूरे देश के अंदर, और हम प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। और प्रदेश और देश की योजना के तहत ही हम चरखी दादरी अपने ज़िले के अंदर मना रहे हैं। उसके अंदर जिला स्तरीय ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, विधान स्तर पर आई कैंप लगाना और आत्मनिर्भर भारत का भी कार्यक्रम है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस पर भी हम वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर, और ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। राष्ट्र स्तर पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके नेतृत्व में, प्रदेश में हमारे जो प्रदेश के माननीय यशस्वी अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके नेतृत्व में, और दादरी जिला में हम पूरी जिले के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसमें 2 अक्टूबर को, जो ये 17 से 2 अक्टूबर तक एक पूरा पखवाड़ा है, पार्टी मना रही है जी। इसमें 2 अक्टूबर को हम आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर विचार गोष्ठियाँ और कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये लोगों को जानकारी देने का काम हम कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में जानकारी देना जी। हाँ, जैसे अब हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक योजना लागू की है प्रदेश के अंदर कि जो हमारा रेहड़ी वाला है, खोमचे वाला है, फेरी वाला है, खोखे वाला है,
शहर में है, नगर में है, या छोटा कस्बा है, या बड़ा गांव है देहात के अंदर जो कस्बा का रूप ले चुके हैं, कस्बे का, उसमें भी कोई रेहड़ी वाला है, फेरी वाला है, गांव में सब्जी बेचने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, खोमचे वाला है, खोखे वाला है, सबको 10-10 हज़ार रुपये का एक राहत के लिए ऋण देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। वो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी, लौटाना पड़ेगा, वो स्मॉल किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में लौटाना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है, उसका कोई ब्याज नहीं है। वो 10,000 रुपये देगी सरकार, 10,000 वापस ले लेगी। उस समय निर्धारित किया गया है, वो उसका सर्वे सरकार करा रही है, पार्टी के माध्यम से सरकार करा रही है सरकार। यानी कि आर्थिक पैकेज के बारे में ये जो छोटे दुकानदार हैं, इनको भी आप गोष्ठियों के माध्यम से पूरी जानकारी आप उपलब्ध करवाओगे, ताकि वो अगर कोई नया अपना छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाह रहा है तो वो उसका लाभ ले सके। जी, जैसे लघु डेयरी का है, और पोल्ट्री फार्म का है, और मछली फार्म का है, इसमें सभी हैं। और वो आत्मनिर्भर भारत और एक लोकल पर वोकल, स्थानीय कोई भी उत्पाद है उस पे हम लोकल मेले लगाएंगे, देसी मेले हैं, जैसे जहाँ हमारे ज़िले के अंदर जो भी लोकल उत्पाद है, जैसे हमारा एक बालड़ा के अंदर किसान है, केसर हम सुनते हैं कि कश्मीर में होता है, लेकिन बालड़ा के किसान ने अपने खेत में ही, इस रेतीला इलाका है राजस्थान से लगता हुआ, उसमें केसर पैदा करने का काम किया है। जैसे वहाँ टमाटर बहुत होता है, बहुत एक बालड़ा के अंदर बिरीकला गांव है, बिरी छपार है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा टमाटर होता है, और देसी गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं जैसे। यानी कि सर आपकी सरकार का उद्देश्य ये है कि अगर किसी किसान ने अपने खेत पर कुछ नया प्रयोग किया हुआ है, कुछ हटके खेती को, अभी डॉक्टर साहब विविधीकरण की बात कह रहे थे, तो ये भी एक विविधीकरण का ही पार्ट है सर, आप खेती में नया प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ये मैडम विविधीकरण का है। इसके बाद जैसे परमार जी ने बताया ना कि मछली पालन का है, कृषि पर आधारित व्यवसाय, कृषि पर आधारित, ये कृषि पर आधारित, जैसे मिनी डेयरी का बताया परमार साहब ने, और आपका जो है ना इसका बताया भाई मछली पालन का बताया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो फिश का प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है ना, मछली पालन की, ये बहुत ईजी, सस्ता, और इसकी लागत मूल्य बहुत कम है, और किसान को मिलता बहुत अच्छा है। इसकी डिमांड बहुत है, और मंडी और मार्केट बहुत है, जो किसान को मेन। सर आपने मार्केट का जिक्र किया है, एक सबसे बड़ी समस्या ही विपणन की, मार्केटिंग की और मंडीकरण की है किसान के सामने। आपकी सरकार जागरूकता पर बहुत जोर दे रही है, सरकारी जो जितनी भी योजनाएं हैं, जागरूकता अभियान बहुत चले हैं सर। तो आपने जैसे कहा कि मछली पालन बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों में वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है सर। तो उस जागरूकता को दूर करने के लिए आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी मैं सर, तो ये हम जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है किसान मोर्चा, अभी भी हमारे जो प्रदेश के वर्तमान के अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो हमारी पार्टी का जो किसान मोर्चा उसके 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और वो किसानों की समस्याओं के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। उनको हरियाणा के अंदर छोटा स्वामीनाथन भी के नाम से कृषि मंत्री भी रहे हैं, वो कृषि मंत्री भी रहे हैं, पिछली सरकार में वो कृषि और पंचायत मंत्री रहे हैं। और अभी भी जो पिछले दिनों एक किसानों का विषय आया, तो पीपली का कुरुक्षेत्र का विषय था, विपक्षी पार्टियों ने एक पूरे प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम किया है, झांसा देने का काम किया है कि केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश ले आई है किसानों के ऊपर, अभी ये किसानों के खिलाफ है, विरुद्ध है। इसमें मंडी बंद हो जाएंगी, फसल की खरीद नहीं होगी, एमएसपी पर डाका पड़ेगा किसान के फसल के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं, किसानों को बरगलाया गया, उनको भ्रमित किया गया विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो अभी हमारे वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे जो प्रदेश के 3 सांसद हैं, हिसार के सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, और हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, और कुरुक्षेत्र के सांसद है नायब सैनी जी, 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जो लगातार हर जिले में जाकर के किसानों से बात कर रही है कि जो केंद्र सरकार जो अध्यादेश ले आई है कृषि पर, किसानों पर, वो किसानों के खिलाफ नहीं है, वो ओपन मार्केट किया है, मंडी भी रहेगी और दाने दाने की खरीद भी सरकार करेगी, चाहे बाजरा है, चाहे गेहूं है, चाहे सरसों खरीदी है पिछली बार, अभी खरीदी थी पिछले सीजन में, और आगे भी बाजरे की फसल तैयार है, धान की फसल तैयार अब आ जाएगी, तो उसमें दाने दाना सरकार खरीदेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, आपका फसल
का कौन खरीदेगा, कहाँ आप फसल बेच पाएंगे, ऐसा यानी कुछ कि नहीं। आप मानते हैं सर, जो सरकार का जो सपना है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, तो इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से, आर्थिक पैकेज की सहायता से ऐसा था उसकी ओर काम करेगी। किसी प्रदेश का भी किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। उसमें यह है कि मंडी ही जरूरी नहीं है कि मंडी में फसल बेचे, मंडी रहेगी, सरकार फसल खरीदेगी, लेकिन किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है जी। जैसे हम झज्जर जिले में प्रवेश करेंगे, आप कहीं गए होंगे तो रास्ते में वो प्याज वाले ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, प्याज बेचते। जैसे हम जगह जगह देखते हैं फ्रूट वाले कि वो फाटक झज्जर हम प्रवेश करते हैं तो अमरूद बेचते हैं, तो उसमें मंडी की आवश्यकता नहीं, उसको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, उसको किसान को किसी दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि किसान अपना कहीं भी फसल को अपनी मर्जी के भाव लगा के वो बेच सकता है। जी सर, ओपन मार्केट। जी, वर्तमान सरकार में हम देख रहे हैं, हमने महसूस किया है, हम लोग भी समझता है सर, कि जब भी किसी महापुरुष का जन्मदिन आता है, जन्म दिवस, उसको समाज कल्याण से जोड़ दिया जाता है। सामाजिक इस तरह के कार्य गतिविधियां की जाती हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं कि ताकि समाज में जानकारी फैले, जागरूकता फैले और जन कल्याण के कार्य उसमें किए जाएं। इसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है सर? आपकी सरकार की क्या मतलब भावना है? भावना यही है ना कि आप कह रहे हैं कि महापुरुष, कोई भी महापुरुष हो जी, तो ये तो मान ही चुके हैं कि मोदी जी एक महापुरुष है और उनका ही जन्मदिन हम मना रहे हैं और सारा देश ही मानता है, पूरा विश्व मानता है। मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है कि देश के ही बड़े नेता नहीं है मोदी जी, पूरे विश्व के बड़े नेता है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, मोदी जी की तरफ देखता है, उनकी नीतियों की तरफ देखता है। यानी कि जब अमेरिका के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति भी, ट्रंप जी भी ये कहे कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी जी की नीतियों को लागू करूंगा अमेरिका में, तो इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और क्या हो सकती है। तो ऐसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, महापुरुष ही मानेंगे और देश मानता है, विश्व मानता है। उनका जो जन्मदिन मनाने का काम हम कर रहे हैं, पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो उसमें यही है कि 17 से 20 और 20 से 2 अक्टूबर, यानी कि खाली मोदी जी के ही जन्मदिन की बात नहीं है, उसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनकी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर है। तो उनके भी 2 अक्टूबर तक, यानी कि 17 से मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक, ये पूरा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी और सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये मना रहा है। यानी कि जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, सरकार चाहती है कि उनके जो वैल्यूज़ थी, मोरल वैल्यूज़ थी, एथिक्स थे, उनके आने वाली जो पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, हमारे समाज को उनसे सीख मिले और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के विकास में अपना कहीं ना कहीं योगदान दें। डॉक्टर साहब, सर ने बात कही कि मंडीकरण की भी बताई कि किसान जो है स्वावलंबी बनाना चाहती है। अगर हम कोविड-19 की बात करें सर, इस दौरान जो महिलाओं की बात करना चाहूँगी मैं, या महिलाएं छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके, चाहे मास्क बनाने का है सर, सैनिटाइज़र का है या ग्लव्स बनाने का है, इस तरह के छोटे छोटे काम शुरुआत करके बहुत सी महिलाएं जो है सर इंडिपेंडेंट बनी। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, लोगों को देखते होंगे समाज में, आप किस तरह की, क्या कोविड आपदा को अवसर बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं समाज में हम छोटे छोटे प्रयासों से पूरा कर रहे हैं? ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास से, जो आपने बताया, खासकर जो औरतें ग्रामीण क्षेत्र में हमारी हैं, जिन्होंने मास्क बनाने का काम किया है, ग्लव्स बनाने का काम किया है, कई पहले से इस काम से भी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने घर में रह के ये काम किए हैं बाखूबी। इसके साथ मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि एक वर्मी कंपोस्ट के नाम से खाद बनती है जी, जो कि आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात में बहुत इच्छुक हैं कि जितनी भी फर्टिलाइजर है, यूरिया है, डीपी वगैरह है, नेचुरल हो और नेचुरल में ये ज़रूरी है कि आप लोग देसी गोबर की सड़ी हुई खाद, इसको FIM बोलते हैं, या फिर केचुआ खाद हो, ऑर्गेनिक जो खाद है। तो हमारा पूरा देश और प्रदेश एक ऑर्गेनिक की प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इसमें मूल्य भी अच्छा मिलता है। और जहाँ तक आपने कहा कि जो औरतें हैं, ये औरतों को मैंने यहाँ हिसार के आसपास में गाँव में देखे कि वहाँ कैंडल बनाना, साबुन बनाना हाथ से,
टॉय बनाना, मिट्टी के क्ले टॉय जिसको कहते हैं, वो बनाना, उनका बहुत अच्छा काम बहुत पहले से ही लोग कर रहे हैं। तो आज जो कोविड-19 का जो रहा है, ये कहर जो रहा है, इसको घर में रह के भी इन्होंने बाखूबी इस चीज़ को निभाया है। पिछले 4-5 महीने से ये अपने काम में लगातार लगे हुए, कढ़ाई बुनाई का है, सिलाई का है, ये काम भी कंटिन्यूटी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और महिला आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रही हैं। जी सर, यही कहेंगे कि जब तक देश की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो देश को आत्मनिर्भर बनने में मुश्किल होगी सर। अहम रोल है ना हमारे देश की महिलाओं का। जी जी, क्योंकि 50% आबादी है देश की, तो जब तक महिला तक आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी का एक सपना है, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो कृषि की बात हो, कृषि औजारों की बात हो, चाहे सेना के लिए हथियार बनाने की बात हो, चाहे मोदी जी का तो यहाँ तक सपना है कि ये राफेल क्यों ले हम बाहर से अब लिया है, आगे चाहे सेना के लिए हथियार बनाने का काम है, चाहे कृषि के औजार बनाने का काम है, चाहे कोई और कुछ भी बनाने का काम है, यानी कि चाहे छोटी छोटी सी खिलौने जो हम बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, उनका अभी पिछले मन की बात में मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि खिलौने बनाने का काम भी यहीं हम बाहर से नहीं लेंगे। हमारा देश का बच्चा, मेरे देश का बच्चा किसी विदेशी खिलौने से क्यों खेले जी, हम यहीं बनाए ना उसके लिए खिलौना। तो खिलौना बनाने से लेकर और राफेल बनाने तक मोदी जी का ये सपना है कि वो भारत में ही निर्मित हो। मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। हाँ जी, मेड इन इंडिया जी। तो वो सपना मोदी जी का है और वो उसी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कार्यक्रम में थोड़ा सा समय का अभाव है हमारे पास, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो फ्यूचर प्लान आने वाले भविष्य में किस प्रकार से आप सरकार की नीतियों को आगे ले जाना चाहेंगे? ऐसा है, आने वाले समय में जो मोदी फर्स्ट देश में और प्रदेश में मनोहर फर्स्ट, लगातार मोदी फर्स्ट और मनोहर फर्स्ट की जो उपलब्धियां हैं और जो विकास योजनाएं हैं, मोदी 2 और प्रदेश में मनोहर 2, उसको जोड़ते हुए लगातार ग्रामीण विकास के लिए और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, मजदूर के विकास के लिए, एक आम आदमी के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की है और प्रदेश सरकार की है, हम अपने संगठन के माध्यम से सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर सरकार की सभी योजनाओं को, चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेगी। जी चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयासों से सरकारी जो नीतियां हैं देश के हर आदमी तक, ज़रूरतमंद आदमी तक पहुँचे, और ताकि हमारा देश, जो मोदी जी का सपना है कि हर चीज़ हमारे देश में बने और पूरी दुनिया के लिए बने, देश आत्मनिर्भर बने। जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में हम उनका साथ देंगे और उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपके प्रयास भी ज़रूर सरकारी नीतियों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।